नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 एवं 91 का लॉसो और मौसो ज्ञात करें। तो पहले आप क्या करो, अभाज्य गुणनखंड विधि से फाइंड करना है तो पहले अभाज्य गुणनखंड कर लो। अब 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 13। 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 13 सत्ते 91, मतलब 7 गुने 13। अब हमें क्या करना है, हमें कहा गया कि लॉसो पता करना है। अब लॉसो किसका, तो लॉसो हमें पता करना है 26 और 91 का। कैसे पता करोगे, अब देखो कि लॉसो में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको भी लेते हैं। 13 दोनों के पास है, 13 कॉमन आ गया। और इसके बाद जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लेते हैं। यहां पे 2 कॉमन नहीं है और 7 कॉमन नहीं है, सबको गुना कर लो। 7 दूना 14 और 14 को 13 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 तिया 42 का 2, हाथ में 4, 14 कम 14 और 4 18, मतलब 182 आ गया। अब आप क्या करो, मौसा पता कर लो। 26 और 91 का कितना आ जाएगा। अब आपको पता है कि मौसा उसको लेते हैं जो कॉमन हो, और कॉमन में भी मिनिमम पावर। तो यहां पे देखो 13 का पावर 1, यहां भी 13 का पावर 1, मतलब 13 कॉमन आ गया, तो मौसा 13 आ गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको सिद्ध करना है, यहां पे समझो, माना कि 3 + √5, अब इसको एक अपरिमेय अगर सिद्ध करना है, परिमेय मान लो, एक परिमेय संख्या है। ओके, अब एक बात बताओ, अगर परिमेय संख्या होगा तो 3 + √5 को आप p/q के रूप में लिख सकते हो, जहां p और q एक सह अभाज्य पूर्णांक है। पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √5 बराबर p/q और -3। चूंकि p और q पूर्णांक है, अब p और q अगर पूर्णांक है तो इसका मतलब p/q -3 भी एक पूर्णांक हो जाएगा। इसीलिए p/q -3 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। अब देखो, आपको आरएचएस में क्या आ गया, परिमेय संख्या। इसीलिए अब देखो कि अगर आरएचएस एक परिमेय संख्या हो गया तो एलएचएस भी एक परिमेय संख्या होगा। तो मतलब √5 भी एक परिमेय संख्या है। ओके, लेकिन आपको यह पता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और यह विरोधाभास हो गया। परंतु यह कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, का विरोधाभास है। इससे क्या दर्शाता है कि हमने जो माना था 3 + √5 को एक परिमेय संख्या, वो गलत माना था। यह दिखाता है कि, या यह दर्शाता है कि हमने जो माना था वह गलत है।
वह गलत है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, प्रूव हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया कि 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। यहां पे कोई रेकरिंग नहीं है, कोई बार नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से इसको लिखा जा सकता है। 1.34 है। अब यहां पे देखो 1.34 है, इसको पॉइंट को हटाएंगे, यहां पे 100 आ जाएगा। 50 दूना 100, 67 दूना 134, यहां से कितना आ गया 67/50, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 में पूछा गया कि 0.66 के ऊपर रेकनिंग है को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, मतलब परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे यहां पे समझो। सबसे पहले आप मान लो, माना कि x बराबर 0.6। अब 6 के ऊपर रेकरिंग है तो इसको आप लिख सकते हो 6 6 6 6, ये रिपीट होता जाएगा ऐसे ही। इसको आप समीकरण 1 मान लो। अब दोनों तरफ 10 से गुना कर लो, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर अब 10 से गुना करेंगे तो ये 10x आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 6.6666। इसको आप मान लो इक्वेशन 2, मतलब समीकरण 2। अब क्या करो कि समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा लो। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर दस एक्स में से x माइनस होगा, 9x आ जाएगा। 6.666 में से अगर अब देखो ये और ये दोनों पार्ट तो 0 हो जाएगा, 6 में से 0 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। ओके, तो x किसके बराबर आ जाएगा 6/9 के। 2 तिया 6 और 3 तिया 9, मतलब कितना आ गया 2/3 के। हमें क्या कहा गया कि परिमेय संख्या मतलब p/q के रूप में लिखना है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कहा गया कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। मतलब आपको विषम पूर्णांक को दर्शाना है, इस फॉर्मेट में होता है, ये आपको दिखाना है। अब हम लोग मान लेते हैं a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b 6 के बराबर है, मतलब b बराबर 6। तो यूक्लिड एल्गोरिथम से हम इसको लिख सकते हैं a बराबर 6q + r। किसी पूर्णांक q बराबर 0 के लिए और जहां r बराबर 0 से हो जाएगा और छोटा हो जाए 6 से। शेष क्या हो जाएगा, शेष आ जाएगा आपको 0 1 2 3 4 5, इतना ही तक शेष आएगा। तो a के मान
6q का या 6q या 6q जोड़ 1 या 6q जोड़ 2 या 6q जोड़ 3 या 6q जोड़ 4 या 6q जोड़ 5 या 6q जोड़ 6q जोड़ 5 तक ही हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है। जहां q कोई भाज्य है। अब अगर ये मान लो यदि 6 अगर a जो है वो अगर 6q के बराबर हो जाए, a बराबर 6q हो जाए, इसका मतलब कितना हो जाएगा, या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4, तब a एक समपूर्णांक है। अब एक बात बताओ, आपको इतना पता है कि पूर्णांक सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। पूर्णांक सम या विषम हो सकता है। इसलिए कोई विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक छक्यू प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5, 1 3 5 आ गया, के रूप में हो सकता है। जहां q कोई पूर्णांक है। पूर्णांक है, यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में हो सकता है जहां q कोई पूर्णांक है। यह फाइनली प्रूव हो गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। इक्कीस नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। अब कैसे दर्शाएंगे? हम लोग पहले x को एक धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। अगर x कोई धनात्मक पूर्णांक होगा तो 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में हो जाएगा। अब हमें क्या कर लेना है? सिद्ध कर लेना है कि प्रत्येक वर्ग 3m या 3m प्लस के रूप में लिखा जा सकता है। अब पहले इतना तक आ जाते हैं। माना कि x एक धनात्मक पूर्णांक है। x को हमने एक धनात्मक पूर्णांक मान लिया, तब यह किस रूप में आ जाएगा? अगर एक धनात्मक पूर्णांक होगा 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में होगा। अब हमें सिद्ध करना है कि प्रत्येक वर्ग 3 इसमें होता है। अब इसका क्या करो, आप वर्ग कर लो। तीन क्यू का अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 9q स्क्वायर। या आप इसको कितना लिख सकते हो? 3 गुने 3q का होल स्क्वायर। तो
तो इसको आप ऐसे लिख लो, पहले इसके रूप में होगा, हमें m के रूप में सिद्ध करना है। तो 3q का स्क्वायर ये किसके इक्वल हो जाएगा? 3m के बराबर हो जाएगा, जहां m बराबर 3q स्क्वायर। अब इसको ऐसे लिखो, अगर हम लोग 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 9q स्क्वायर, a स्क्वायर मिल गया, 2ab मतलब 6q, 2ab मतलब 2 गुने a के प्लेस पे 3q और b के प्लेस पे 1, तो मतलब 6q आ जाएगा, और प्लस 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस दोनों में आप 3 कॉमन ले सकते हो, तो यह आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q अब प्लस 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3m प्लस 1, क्यों? तो यहां पे देखो m बराबर हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, जहां m बराबर 3q स्क्वायर अब प्लस 2q। अब आ जाओ इसको 3q प्लस 2 को ले लो, मतलब 3q प्लस 2। अब इसका होल स्क्वायर करो, क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर करने पर 3q का होल स्क्वायर, b स्क्वायर कहने 2ab कहने का मतलब 2 गुने 3q गुने 2, b स्क्वायर कहने का मतलब 2 का स्क्वायर, यहां से 9q स्क्वायर, 3 दूना 6 दूना 12q अब प्लस 4। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 9q स्क्वायर प्लस 12q, और 4 को 3 प्लस 1 लिखा जा सकता है, 4 हो जाएगा। अब देखो इस तीनों के पास 3 है तो 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर, 3 चौका 12 4q, 3 एकम 3 अब प्लस 1 आ जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3m प्लस 1, जहां m बराबर हो जाएगा किसके? 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 के। ओके, यही तो आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग उसके पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो ये आपको आ गया 3m और 3m प्लस 1 के रूप में। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। अब पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो 12, 15 और 21। अब इसको सॉल्व कर लो। अब देखो कि पहले आप 12 का अभाज्य गुणनखंड करो। 12 को क्या लिख सकते हो? 2 दूना 4 तिया 12। 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 5 15। और 21 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 7 21। हमें क्या सब निकालना है? तो HCF और LCM। तो पहले HCF निकाल लो। LCF का मतलब क्या होता है? जो तीनों में कॉमन हो। यहां पे तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 3, तो HCF 3 आ जाएगा। अब LCM निकाल लो। अगर हम LCM निकालते हैं तो LCM का मतलब क्या होता है? कॉमन वाले को भी लेना है, जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है। तो 3 सबके पास है, 3 ले लो। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 का स्क्वायर गुने 3। अब यहां पे क्या है? एक 2 का स्क्वायर बच गया, इसके बाद एक 5 बच गया, और इसके बाद एक 7 बच गया। अब सबको गुना कर लो, यह आ जाएगा 3 गुने 2 का स्क्वायर 4 गुने 5 और गुने 7। 5 चौक 20 या 60 और 60 सत्ते 420। यह आपको एलसीएम आ गया 420। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 में है आपका 17, 23 और 29। ओके, अब एक चीज बताओ कि अगर 17 भी यहां पे एक अभाज्य संख्या है, 23 भी एक अभाज्य संख्या और 29 भी एक अभाज्य संख्या है, 17 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुने 17। इसके अलावा तो कोई गुणनखंड नहीं होगा। 23 को क्या लिख सकते हो? 1 गुने 23। और 29 को क्या लिख सकते हो? 1 गुने 29। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? HCF। अगर हम HCF निकालते हैं तो आपको पता है कि कॉमन फैक्टर ही HCF होता है। 1 के अलावा कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब HCF 1 आ जाएगा। और LCM कितना आ जाएगा? कॉमन तो होता ही प्लस नॉन कॉमन। इसका मतलब यहां पे देखो 17 गुने 23 गुने 29। इसको गुना करो,
17 तिया 51 का 1 कैरी 5, 17 दूना 34 और 5 39। अब 391 को 29 से गुना कर लो। कितना गया ये आपको? ये आपको मिल गया 11, 33 और 9। यही आपका एचसीएफ और एलसीएम आ गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में 8, 9 और 25 है, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 8, 9 और 25। अब इसको सॉल्व कर लो। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूना 4 दूना 8, इसका मतलब 2 का पावर 3। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 3 या 3 का पावर 2। 25 को क्या लिख सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड 5 गुने 5, या इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 2। अब हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ अगर निकालते हैं 8, 9 और 25 का, कॉमन क्या दिख रहा है यहां पे? बताओ, कुछ कॉमन नहीं है जो दोनों में हो, एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब एलसीएम निकाल लो 8, 9 और 25 का। अब एलसीएम में क्या करते हैं? कॉमन को भी लेते हैं और जो कॉमन में नहीं होता उसको भी लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 2। 2 का पावर 3 करेंगे 8 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 करेंगे। 25 अट्ठे कितना होता है? 25 अट्ठे 200, और 200 को 9 से गुना करने में कितना आ जाएगा? 1800। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि एचसीएफ आपको दिया गया 9 के बराबर है और एलसीएम ज्ञात करना है। मतलब आपको एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया गया है? तो अब एक चीज देखो कि हमको पहली संख्या दी गई है। पहली संख्या कितनी है? तो पहली संख्या हमको पता है 306 है। दूसरी संख्या दूसरी संख्या 657 हो गई। और इसके बाद हमको एचसीएफ भी दिया गया है। एचसीएफ कितना है? 9 के। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, क्या? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसौ गुने लौसौ। मौसौ गुने लौसौ या एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये फॉर्मूला सबको पता होगा। अब सब वैल्यू पुट करो। पहली संख्या के जगह पे 306, दूसरी संख्या के जगह से 657। मौसौ कितना है? नहीं पता। लौसौ कितना है? अरे सॉरी, मौसौ तो हमको पता है ना, एचसीएफ 9 है। एचसीएफ को ही तो मौसौ कहते हैं। तो ये 9 आ गया और लौसौ नहीं पता। अब इसको क्या लिख सकते हो? लौसौ किसके बराबर आ जाएगा? तो लौसौ बराबर हो जाएगा 306 गुने 657 बट्टे 9। 9 से इसको भाग करेंगे, 9 तिया 27, 9 चौके 36। अब 657 को आप 34 से गुना कर लो। कितना आ गया? तो आपको आ गया 22,338। ओके, ये करेक्ट आंसर हो गया। हमें लॉस ऑफ पूछा गया था, हमने लॉस ऑफ फाइंड कर दिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या मतलब n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। यह आपको चेक करना है। अब कैसे चेक करेंगे? यहां पे देखो। अब पहले यह समझो कि अगर 6 का पावर n होगा, अगर 0 से समाप्त होगा, तो इसका मतलब यहां से बिल्कुल क्लियर है कि यह 5 से विभाजित होगा। हम लोग कह सकते हैं यदि संख्या 6
6 का पावर n किसी n के लिए शून्य अंक के साथ समाप्त होती है। तब यह 5 से भाज्य होगा, यह तो क्लियर है। तब यह 5 से भाज्य होगी। अब एक बात बताओ कि आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया कि 6 का पावर n अगर इसका अभाज्य गुणनखंड होगा तो इसका मतलब वो जिससे 5 अभाज्य होगा, तो 6 का पावर n के अभाज्य गुणनखंड होगी जिसमें पांच अभाज्य होगी। होंगे। अब बताओ कि यह कभी पॉसिबल है? यह संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि 6 के पावर n के गुणनखंडों में अभाज्य 2 और 3 हो सकते हैं, 5 तो कभी नहीं आएंगे। यह संभव नहीं है। आप कह सकते हो कि यह संभव नहीं है। अब भाई संभव क्यों नहीं है? कि 6 का पावर n के गुणनखंडों में अभाज्य 2 और 3 हो। और यह भी संभव नहीं है कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता 6 के पावर n में गुणनखंडों में कोई अभाज्य नहीं है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि 6 के पावर n के अंत में शून्य अंक 0 नहीं आ सकता। यहां पे लिख लो, यह भी संभव नहीं है कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता छह के पावर n में गुणनखंडों में कोई अभाज्य हो, में कोई अभाज्य नहीं हो। नहीं है। इसीलिए 6 का पावर n के अंत में शून्य अंक या आप कह सकते हो n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से के लिए नहीं है। ओके।